हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है तो उसे हमें अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना होता है। अगर आपके एआईएस में सेल ऑफ प्रॉपर्टी आ रहा है तब तो ज़रूर ही रिपोर्ट करना है, और अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आप अपनी रजिस्ट्री की कॉपी से इस ट्रांजैक्शन को अपने आईटीआर में रिपोर्ट करेंगे। प्रॉपर्टी की सेल दिखाने के लिए आईटीआर 2 फाइल की जाती है या फिर आईटीआर 3 फाइल की जाती है। आईटीआर 3 तब फाइल करते हैं जबकि आपकी बिजनेस इनकम भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरीड क्लास हैं तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। प्रॉपर्टी सेल करने पर हमें कैपिटल गेन भी हो सकता है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है। ज़्यादातर तो कैपिटल गेन ही होता है जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है ये शेयर्स के कैपिटल गेन से बहुत ही अलग है। अगर आप 24 महीनों के अंदर प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो उस पर जो गेन होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और अगर आप 24 महीने से ज़्यादा समय तक प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं उसके बाद आप उसे सेल आउट करते हैं तो उस पर जो भी हमें कैपिटल गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं, और इसी हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। अगर शॉर्ट टर्म है तो वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो उस पर फ्लैट 20% का रेट लगता है। शेयर्स की तरह यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म से कोई भी 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। जितना भी आपका कैपिटल गेन बनेगा उतना टोटल पर 20% का फ्लैट रेट लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज देखेंगे कि आईटीआर 2 में प्रॉपर्टी की सेल को कैसे दिखाया जाता है और कैपिटल गेन इस पर कैसे पे किया जाता है, किस रेट से पे किया जाता है, और अगर आप कोई एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, इस कैपिटल गेन के अमाउंट को बचाना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशंस आईटीआर में कहाँ पर दी जाती हैं। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम आ गए हैं आईटीआर 2 पर। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर शेड्यूल सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ इनकम में जाएंगे। यहाँ पर सैलरी का शेड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट टिक्ड है, कैपिटल गेन का शेड्यूल हमें यहाँ पे टिक करना होगा, और अगर आपको लॉन्ग टर्म का केस दिखाना है तो आपको ये शेड्यूल 112A इसे भी टिक करना होगा। अब हम नीचे कंटिन्यू कर देंगे, शेड्यूल समरी पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सीधे चलते हैं शेड्यूल कैपिटल गेन पर। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है लैंड और बिल्डिंग या फिर बोथ के लिए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। कोई भी प्लॉट आपने सेल किया है, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका हम यहीं पर शो करते हैं। कंटिन्यू करेंगे, ऐड डिटेल्स। अब आपके केस में शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ये पोर्टल खुद कैलकुलेट कर लेता है। आपको यहाँ पर सिर्फ डेट ऑफ परचेज देनी है और डेट ऑफ सेल देनी है। तो यहाँ पर हम डेट चूज़ कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म है तो 24 महीनों के अंदर सेल आउट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर परचेज डेट ले लेते हैं 15 नवंबर 2022 ले लेते हैं, और डेट ऑफ सेल, ये डेट ऑफ सेल हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं 23-24 उसी के बीच में ये होनी चाहिए डेट। तो हम 23-24 मार्च 24 की कोई भी डेट ले लेते हैं। हमने ले लिया कि हमने 19 मार्च 2024 को इसे सेल आउट कर दिया। कैलकुलेट करेंगे, ये आता है हमारा 16 मंथ्स, यानी कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब ये नीचे बॉक्सेस आती हैं, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहला है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर देंगे अपनी सेल कंसिडरेशन, जो पैसा हमें मिला है। मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करने पर हमें 1 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी। तो स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी जो भी वैल्यूएशन करती है प्रॉपर्टी का, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पर हमें देनी होती है। अब इसको यहाँ पर देने का पर्पस ये है कि अगर सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी की जो वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे उसमें 10% से ज़्यादा का वेरिएशन हुआ तो जो हायर है यानी कि स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी उसको यहाँ पर फाइनल सेल कंसिडरेशन ले लिया जाता है। लेकिन वेरिएशन जो है वो 10% से ज़्यादा का होना चाहिए। मतलब जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू है वो 1 करोड़ के 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 10% से कम है तो फिर सेल कंसिडरेशन को ही फाइनल वैल्यू माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। तो ये जो स्टैम्प वैल्यू है ये अगर 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़्यादा की हुई तो इसी को सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 करोड़ 20 लाख मान लेते हैं कि स्टैम्प वैल्यू है। तो देखिए टैक्स पर्पस से जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगी वो 1 करोड़ 20 लाख ही आएगी। लेकिन अगर हम इसे कम कर देते हैं, अगर ये वेरिएशन 10% से कम का है, मान लेते हैं कि ये है 1 करोड़ 5 लाख, तो इस केस में जो टैक्स पर्पस से हमारी वैल्यू ली जाएगी वो 1 करोड़ ही ली जाएगी, जो कि है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ये पर्पस होता है स्टैम्प वैल्यू लेने का।
नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देना है, यानी कि आपकी परचेज कॉस्ट क्या थी। मान लेते हैं कि 65 लाख थी हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज, और शॉर्ट टर्म के केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, सीधे सीधे जो भी हमारा परचेज प्राइस है वो लेस होता है। इसके बाद है एक्सपेंडिचर होली इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र। प्रॉपर्टी को सेल आउट करने में आपके कोई चार्जेस लगे हैं, कोई एक्सपेंसेस आपने इनकर किए, कोई ब्रोकरेज एक्सपेंसेस दिए हैं किसी ब्रोकर को, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मान लेते हैं हमने 50,000 रुपीज़ ब्रोकरेज दी है। फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी 34,50,000, और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है तो इस पर हमारे टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स बनेगा। इसके बाद नीचे कुछ डिटेल्स आपको देनी है कि बायर का नेम क्या है, पैन ऑफ द बायर, आधार नंबर, परसेंटेज ऑफ शेयर, अमाउंट, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, और इसे ऐड कर देंगे। इस तरह से ये शॉर्ट टर्म दिखाया जाता है। अब हम लॉन्ग टर्म का केस लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का केस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है, इसके अलावा 20% का रेट लगता है लॉन्ग टर्म पर, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचाने के लिए आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेट चेंज कर देंगे। पहले यहाँ पर हम डेट ले लेते हैं 2020 की, तो हम 10 नवंबर 2020 की डेट ले लेते हैं, और हमारा जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है वो हम ले लेते हैं 11 फरवरी 2024। कैलकुलेट करेंगे तो 39 मंथ्स हो जाते हैं। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो हमारी सेल कंसिडरेशन है वो लेनी है। मान लेते हैं हमने 1 करोड़ रुपए ले ली यहाँ पर। इसके बाद है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी। अगर 10% से ज़्यादा का वेरिएशन है स्टैम्प वैल्यू में और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में, तो स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी की जो वैल्यू होगी वही ली जाएगी। और हम यहाँ पर सेम वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं वेरिएशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज, तो काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है, हम इसका ले लेते हैं कि हमने 45 लाख में इसको परचेज़ किया था। अब यहाँ पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन ये यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। ये कॉस्ट कैसे निकलती है, तो जो भी इस साल का 23-24 का हमारा CII इंडेक्स है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो लिया जाता है। साथ ही जो हमने डेट ऑफ परचेज ली है 2020 ली है, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो लिया जाता है, उसको लेकर यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। इस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो 45 लाख में हमने परचेज़ की थी प्रॉपर्टी, उसकी करंट वैल्यू इस समय एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो वो यहाँ पर निकल कर आती है। और हमने उसको बेच दिया है 1 करोड़ रुपए में, तो मतलब कि हमारा कैपिटल गेन हुआ है, उस कैपिटल गेन पर हम टैक्स देंगे। तो नीचे हमारी ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर भी ले सकते हैं, कोई ब्रोकरेज हमने दिया हो तो 50,000 ले लेते हैं, और ये बैलेंस आ गया हमारा 47 लाख। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब हमें अगर इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC और 54F। इन सेक्शंस के अंदर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, इस कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से सेक्शन के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलता है जब हम सेल प्रोसीड्स को किसी दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सेक्शन 54B का एग्जेम्पशन तब मिलता है जबकि हम कोई एग्रीकल्चर लैंड सेल आउट कर रहे हैं। सेक्शन 54EC का एग्जेम्पशन तब मिलता है जबकि हम कैपिटल गेन के अमाउंट को किसी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे बॉन्ड्स कवर होते हैं। NHAI का बॉन्ड है, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स हैं REC, या फिर पावर फाइनेंस के बॉन्ड्स हैं। इन बॉन्ड्स में अगर आप इस कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं तो एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको 6 महीने के अंदर करना होता है जब भी आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया है। साथ ही इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने की एक लिमिट भी है, 50 लाख रुपए से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। फिर आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं जो कि अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तब सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन लिया जाता है। अब मान लेते हैं कि हमने 54EC का एग्जेम्पशन लिया है, बॉन्ड्स में हमने इन्वेस्ट कर दिया और हमारा कैपिटल गेन 47 लाख रुपए का है, तो हम यहाँ पर पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जितना भी हमारा कैपिटल गेन हुआ है। और इसको यहाँ पे एंटर करने के बाद जो हमारी यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की फिगर है वो 0 हो गई, क्योंकि हमने फुल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद नीचे आपको बायर्स की डिटेल देनी है
और इसको ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म पूरी तरह से एग्जैम्प्ट हो जाएगा। अब इस शेड्यूल को फिल करने के बाद जो हमने ये एग्जेम्पशन क्लेम किया है, इस एग्जेम्पशन को हमें एक और जगह दिखाना होता है। यहाँ पे फिर से बैक करते हैं। अब हम इसी शेड्यूल में आएंगे तो यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। डिडक्शंस का सेक्शन कौन सा है, यहाँ से हम अगेन सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन से सेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC। यहाँ पर हमें डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल असेट लेनी है, जो हमने सेल ऑफ प्रॉपर्टी के शेड्यूल में अभी दिखाई हुई है। यहाँ पर हमें लेना है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कौन सी डेट में हमने अपने कैपिटल गेन अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ से ये सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है कि आपने 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं। 6 मंथ्स के अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये आपको डिडक्शन नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पे ये डेट ले ली जाती है। इसके बाद यहाँ पर देना है आपको अमाउंट इन्वेस्टेड, जो कि हम पूरा ले लेंगे 47 लाख का, और ये कॉलम हमारा ऑटो पॉपुलेट होगा। जो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे उसी से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर वैल्यू आ जाएगी, इसे हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से ये कैपिटल गेन का शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो ये F पॉइंट है यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीट ऑफ कैपिटल गेन, इसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक हेड मिलता है 6 नंबर पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 20%। अगर आपने पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है, कुछ बचा हुआ है, तो वो बैलेंस अमाउंट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उस पर आपका 20% का रेट लगेगा। लेकिन अगर आपने पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है, पूरा एग्जैम्प्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपको 0 ही मिलेगा और आपको इसे सेव कर लेना है। कंफर्म कर देंगे और ये कैपिटल गेन का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट कैपिटल गेन का शेड्यूल। किस तरह से प्रॉपर्टी की सेल को दिखाते हैं, कोई एग्जेम्पशन आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो किस तरह से दिखाया जाता है। और अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि शेयर्स भी हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली होती है तो भाई बहनों में आपस में शेयर्स डिवाइड हो जाते हैं, उस केस में जितना पोर्शन आपका है सिर्फ आपको उतना ही अपने ITR में दिखाना है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन आप नहीं दिखाएंगे। जितना पैसा आपके पास आया, जो आपका शेयर था, सिर्फ उतना पोर्शन आप सेल कंसिडरेशन में दिखाएंगे और उतने ही अमाउंट पर आपको टैक्स देना है। इसलिए जब भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई भी पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं तो कोशिश करें कि जितना आपका शेयर है सिर्फ उतना ही पैसा आप अपने अकाउंट में लें। इससे कैलकुलेशंस करने में भी इजी रहता है। साथ ही बाद में जाकर आपको कोई भी इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा, ना ही आपको किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने ज़्यादा अमाउंट लिया या कम अमाउंट लिया। एज पर ITR आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाइड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।